स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एक्सीलेंट शिक्षा पर। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और वास्तव में आप लोग PCM या PCB से पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमारी भी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग कैसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हमारी वेबसाइट से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, सर्च करेंगे एक्सीलेंट शिक्षा और सर्च करने के बाद आपके सामने पहले हमारा यूट्यूब चैनल आएगा जिस पर 5 फॉलोवर दिखाई देंगे। रियल में यहाँ पर 27 प्लस फॉलोवर हैं, लेकिन यहाँ पर ये SEO का मैटर है, वो उसकी वजह से दिखा रहा है। ठीक है, आपको चलना है एक्सीलेंट शिक्षा वेबसाइट पर। आप इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ये फेस आएगा, आपको अपनी क्लास चूज करनी है। क्लास जैसे आप अभी 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में यहाँ पर जाएंगे या फिर यहाँ से डायरेक्ट केमिस्ट्री में चले जाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर लेंथी है तो वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरी कंप्लीट देखिए, और अगर आपको थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वास्तव में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप हमसे जुड़िए, मेहनत करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आस्क सेक्शन में जाकर के यहाँ पर जाकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको आज के पार्ट के बारे में लेकर के चलता हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन, आज हम उसके बारे में चलेंगे। आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल में जाना है और प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कर लेनी है, और इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके यहाँ पर अपना टोटल एक एक वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उसको एंड तक फिनिश कीजिए। फिनिश करोगे तभी आपको उसकी वैल्यू का पता लगेगा कि आपने कितना पाया है, कितना नहीं। और जो मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ पे दे रखी है, अभी मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज दूंगा, उसको भी आप जरूर सोल्व कीजिए, और अगर आप सोल्व करेंगे तो वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, अभी दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है और उसका लास्ट पार्ट है विद्युत रसायन का। और उस पार्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप केमिस्ट्री में जा करके यहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा उसका पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पेन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए ग्रीन। यहाँ पर जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पहले ही एक बार बता दूं, आपका इससे 3 नंबर का 3 मार्क्स का आपको जरूर आएगा। अब वो क्या आएगा एक बार उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको, और क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कोल-राउस का नियम और उसके अनुप्रयोग लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लिख देता हूँ VI। उसके बाद हमारे पास हेडिंग है फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैटरी और प्राथमिक व द्वितीयक सेल, ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ईंधन और साधारण व इसके बचाव, ये संक्षारण पता होना चाहिए, ईंधन सेल पता होना चाहिए। ये आपके एक एक नंबर के बहुत बार पूछे गए हैं। टोटल यहाँ से इस वीडियो से आपका 3 नंबर का आ सकता है। आपको एक बार बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको एक बार इसको तैयारी करनी है। ठीक है, चलते हैं एक बार एक एक चीज को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग है हमारे पास कोल-राउस का नियम एवं अनुप्रयोग। तो आपको पता नहीं है अभी कोल-राउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, तो मैं आपको बता दूं। कोल-राउस का नियम जो है ना वो तनुता के लिए दिया गया है। ठीक है, तनुता के लिए दिया गया है। मान लो आपके पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में आपने 2 या 2 से अधिक पदार्थ घोल लिए हैं। आपने A मिलाया, B मिलाया, C मिलाया, फिर कुछ भी आपने क्या किया इसके अंदर मिला लिया है। ठीक है, तो इस टोटल की चालकता, इस टोटल विलन की जो चालकता होगी, आपको पता है कि उसकी चालकता किसकी के ऊपर डिपेंड करेगी, वो इन सभी घटकों के ऊपर डिपेंड करेगी। इतनी बात क्लियर है कि जितनी भी इसकी चालकता होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन सभी घटकों के ऊपर डिपेंड करेगी, इनके ऊपर निर्भर करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसके टोटल चालकता निकालूंगा तो इनकी अलग अलग चालकताओं का योग होगी। ठीक वैसे ही कोल-राउस ने एक नियम दिया, जिस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इसमें अनंत मिलाने पर, मतलब पतला पतला करते जाने पर, अनंत तनुता पर
किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल लिया है ताकि मैं आपको इसको अच्छे से बता दूं और ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता यहां पर लेंगे और किस टाइप से लिखेंगे? अनंत तनुता पर। और याद रखना अगर हमारे पास रिएक्शन कुछ इस टाइप की है AX/BY और ये रिएक्शन हमारे पास खुलने के बाद मतलब टूटने के बाद ये आपका कुछ इस टाइप से देती है AXA यहाँ पर आपका पॉजिटिव या फिर कुछ भी हो आपका माइनस या प्लस, ठीक है, और YB यहाँ पर Y में नेगेटिव, तो कुछ इस तरह का अगर आपका होता है तो यहाँ पर एक आपका प्लस का होगा एक आपका माइनस का होगा, तो प्लस वाले का अलग से आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस वाला आप अलग से यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों का जो टोटल होगा वो आपका उसकी मोलर चालकताओं का कुल मान होगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप अनंत तनुता पर किसी भी अपघट्य की मोलर चालकता निकालना चाह रहे हैं तो मोलर चालकता का जो मान होगा वो उसके अनंत तनुता पर माइनस वाले पार्ट के और प्लस वाले पार्ट के दोनों के योग के बराबर होता है। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इस चीज को समझ जाओ। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है अनंत तनुता पर, पहले ही बोल दिया है अनंत तनुता पर, इसका मतलब यहां पर आपका कोलराउस का नियम लगेगा। क्या लगेगा? कोलराउस का नियम लगेगा। उसने बताया कि CH3COONA किसका मान दिया है? CH3COONA, और फिर यहां पर इसका मान कितना दिया? उसने 91 दिया है। फिर उसके बाद उसने HCl का मान दिया है कितना? 426.16, और यहां पर एक और दिया है NaCl का मान भी उसने दिया है, कितना दिया है भाई? 126.45। उसने ये सारे के सारे मान, देखो इसका मान ये दिया है, इसका मान ये दिया है, दे दिया है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि CH3COOH का अनंत तनुता पर मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी कि ये रिएक्शन कैसे हो सकती है और कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। आप ऐसे समझिए कि CH3COOH है, आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं? आप इसको तोड़ सकते हैं CH3COO नेगेटिव प्लस आप H पॉजिटिव, तोड़ सकते हैं कि नहीं? अब अगर आप लोग ये ही आपका मटेरियल लाना है तो आप इसमें क्या कर लीजिए, दोनों तरफ थोड़ा सा NaCl इधर ऐड कर लीजिए और फिर NaCl माइनस कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो Na है आपका ये इधर आकर के बैठ जाएगा और ये आपका इधर आकर के बैठ जाएगा, और इसका थोड़ा सा हमें क्या मिल रहा है? आइडिया मिल रहा है, और यहां पर आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा क्योंकि NaCl का मान भी हमें यहां पर पता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि लैम्डा अनंत पर किसका? CH3COOH का जो मान होगा वो आपका किसके बराबर होगा? वो होगा आपका लैम्डा अनंत पर किसके? CH3COO। अब ये टूटकर क्या बन जाएगा? Na और प्लस, ये देखो प्लस है ना यहाँ पर, और प्लस आपका क्या बन जाएगा? HCl बनेगा कि नहीं? ये आपका लैम्डा अनंत तनु पर किसका? HCl का, और माइनस आपका लैम्डा अनंत तनुता पर क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपका बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन क्यों? क्योंकि इसका मान आपको दिया है कितना? 91, और इसका मान कितना दिया है HCl का? 426.16 ये दे रखा है। देखो ये आपको सारे के सारे मान यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपको क्या करना है? माइनस करना है 126.45। तो जब आप ये मान रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका बहुत इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 91, और ये आपका कितना 126, तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका 390.71 आ जाएगा। आप जोड़ लेना, जोड़ का क्वेश्चन है, थोड़ी सी क्या हो जाएगी? टाइमिंग बच जाएगी आपकी। तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको क्या कर रहे हैं। कोलराउस के नियम में अगर आपको मोलर चालकता निकालनी तो उसके धनायन और ऋणायन के टोटल योग के बराबर उसकी टोटल क्या होती है? चालकता होती है। क्लियर? क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और हेडिंग भी समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने क्या किया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिजिक्स में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसने क्या किया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने निष्कर्ष निकाला
क्या निष्कर्ष निकाला कि जब भी हम किसी विलयन के अंदर किसी एक इलेक्ट्रोड को डालकर उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड को डालकर उसके अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जितना भी उसके अंदर अपघटन होता है, जितनी भी उसकी क्वांटिटी क्या होती है, वेट, या फिर हमारे पास आप ये मानकर चलो द्रव्य की मात्रा उससे क्या होती है, अलग होती है, वो हमेशा इस आवेश के, जो धारा दे रहे हैं ना, उस आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? उस आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। एक और हेडिंग यहां पर अभी छूट गए, मैं थोड़ा सा उसको भी बता देता हूं। यहां पर है अनुप्रयोग। कोलराउस के अनुप्रयोग आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, पहले हम उसी को ही कर लेते हैं। कोलराउस का अनुप्रयोग छूट गए थे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि फैराडे का नियम क्या है। इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी आपको पता है ना, कोलराउस का नियम आपके दिमाग में बैठ गया कि अनंत तनुता पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का जोड़ क्या होता है, उसका मोलर चालकता होता है। नंबर 1, अगर आपको कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पता करने हैं तो याद रखना, नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने पर, अभी आपने किसकी गणना की है, CH3COH, तो ऐसे जो दुर्बल होंगे उनकी आप इससे क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, किसी की भी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। नंबर दूसरा आप इसका क्या उपयोग देख सकते हैं, दूसरा है आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने पर। देखो गतिशीलता आप इससे आराम से निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि आपको आयनिक चालकता पता है और चालकता हमेशा गतिशीलता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो आप इससे गतिशीलता भी निकाल सकते हैं। नंबर 3 आप इसका क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा आयोटा भी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और आयोटा निकालेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको भी एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना, विलयता भी हम इससे निकाल सकते हैं, भाई कितना विलय हो रहा है। ठीक है, ये 4 इसके अनुप्रयोग हैं। एक बार फिर से आपके सामने बता दूं, दुर्बल अपघट्यों की चालकता ज्ञात करने में, दूसरा गतिशीलता ज्ञात करने में, तीसरा दुर्बल वियोजन आयोटा ज्ञात करने में, चौथा आपका क्या हो जाएगा, विलयता की गणना करने में। ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं फैराडे की। फैराडे के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी विलयन के अंदर कोई इलेक्ट्रोड डाल करके उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर अपघटन होता है, मतलब उससे कुछ मात्रा हट जाती है। ये विद्युत लेपन में भी उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है इसमें, जब भी आप है ना किसी पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने पर कुछ पदार्थ इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दूर चला जाएगा। उस पदार्थ की मात्रा W आपका अनुक्रमानुपाती होगा। क्यों मतलब आवेश, या फिर आप W अनुक्रमानुपाती आप बोलो धारा के। तो यहां से भी और यहां से भी आपका दोनों का सेम कॉन्सेप्ट यहां पर निकल करके आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वेट होगा W बराबर होगा, वो होगा आपका एक कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, उसको हम बोल लेते हैं Z, और यहां पर क्यों आपका क्यों रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि धारा का मान क्या होता है, आवेश बट्टे T यानी टाइम। तो क्यों का मान कितना आ गया, IT। तो अगर W निकालना है तो आपको कैसा निकलेगा, ZIT से। जब भी आपका फैराडे के प्रथम नियम पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको Z भी दिया होगा, I भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, तो W की मात्रा निकालने को बोलेगा, या फिर कोई भी इसमें से 3 चीज देगा वो, और चौथे का क्या करेगा, मान पूछेगा आपसे। और परिभाषा आप किस तरीके से बताएंगे, परिभाषा में एक बार आपको बता देता हूं। आप बताएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन के विलयन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा हमेशा इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके अनुक्रमानुपाती होगी, उस पर आवेश के अनुक्रमानुपाती होगी, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उससे हमारे पास अभी एक फॉर्मूला निकल के आया है, W बराबर ZIT। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये न्यूमेरिकल मैं अभी आपके सामने कराऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी न्यूमेरिकल छोड़कर मत चलें। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहीं पर एक दूसरा भी आपके सामने एक फॉर्मूला निकल करके आया, दूसरा भी एक नियम निकल करके आया, वो भी किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। और फैराडे का दूसरा नियम क्या बोलता है, वो है हमारे पास पहले वाले का गणितीय रूप, W बराबर ZIT। इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे,
इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? इसको परिभाषित इस नियम के अनुसार, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में से समय समान पर प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। या फिर आप ऐसे कहो कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड आपका ये है, मैं क्या मानता हूं इलेक्ट्रोड 1, और एक दूसरा आपका इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा आप ये मान लो, तीसरा आप ये मान लो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोड मैंने लिए, तीनों के अंदर मैंने क्या किया, समान समय में समान धारा प्रवाहित कर दी। I और T मैंने क्या किया, सबके सामने सेम रख दिया। अब उसने क्या बताया कि इसकी मात्रा अगर W1 गई, इसकी मात्रा अगर W2 गई, इसकी मात्रा अगर W3 गई, तो ये तीनों समान अनुपात में होंगी। ये तीनों किस अनुपात में होंगी? समान अनुपात में होंगी। कैसे होंगी? आपको पता है कि W1 का मान कितना होगा, IT, Z1 IT, ठीक है। W2 का मान इसी तरह Z2 IT। तो जब W1 W2 ही रखेंगे तो IT से IT कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2। तो ये हमेशा क्या रहेगा, समान अनुपात में रहेंगे। ये आपका कौन सा है, W बराबर ZIT, पहले वाला था प्रथम नियम। अनुपात निकालने के बाद आप सबका अनुपात क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यहां से न्यूमेरिकल भी निकल जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी यहां पर आपके बहुत सारे बन जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि W अनुक्रमानुपाती Z के यहां पर डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आएंगे तब मैं आपको यहां पर बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको कुछ यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वेबसाइट पर विजिट कीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल बटा फुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या है, बैटरी एवं द्वितीयक प्राथमिक सेल। ये हमने पहले भी पढ़ा है और फिजिक्स में भी आएगा और आपके सामने बहुत बार ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि जितने भी सेल हैं या फिर बैटरीज हैं वो आपकी 2 टाइप की ही होती हैं। एक आपने सुना होगा 5 वाला या फिर 7 रुपए वाला घड़ी का सेल, वो सुना है कि नहीं, जो घड़ियों में डालते हैं। एक हमारे पास घर में जो बड़ी बैटरी होती है जिसको बैटरा बोलते हैं, जो ट्रैक्टर में भी लगी रहती है, वो होती है। जो 5 वाली जो 7 वाली जो आपकी घड़ी की सेल है ना, वो आपकी प्राथमिक सेल है। कौन सी सेल है, प्राथमिक सेल है। क्यों है, क्योंकि आप इसको एक बार यूज करेंगे और यूज करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि आप इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी सेल जो आपके एक बार यूज होते हैं और उसको आप दोबारा नहीं यूज कर सकते और वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं और आप उसको दोबारा फेंक देते हैं, मतलब यूज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जो आप एक बार यूज करने के बाद जो बैटरीज होती है उनको आप क्या कर लेते हैं, इन्वर्टर में लगा करके उसको दोबारा से चार्ज कर लेते हैं और चार्ज करने के बाद आप उसको फिर से दोबारा पुनः यूज कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं भाई, द्वितीयक सेल होते हैं। और द्वितीयक सेल भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं द्वितीयक सेल की बात कर रहा हूं तो द्वितीयक सेल में आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 तो गैल्वेनिक सेल हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सीसा संचयक सेल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, निकिल कैडमियम का सेल हो जाएगा। एक बात याद रखना कि निकिल और कैडमियम का सेल सबसे ज्यादा महंगा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी बैटरी जो होती है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकती है और उनकी लाइफ जो लॉन्ग लाइफ होते हैं, ये मानकर चलो कि आपका क्या होता है, वो लॉन्ग लाइफ होते हैं। और याद रखना जो द्वितीयक सेल होते हैं ना उनको हम उत्कर्मणीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय सेल। उत्कर्मणीय सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम प्रोसेस को उत्क्रम कर सकते हैं, मतलब उल्टा करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। और ये जो आपके प्राथमिक घड़ी वाले जो थे इनको हम अनुत्कर्मणीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्कर्मणीय, मतलब आप इनको दोबारा यूज कर ही नहीं सकते। एक बार आपका इसको यूज करके उसको खत्म कर दिए तो वो दोबारा यूज में नहीं लिए जा सकते। क्लियर। तो ये हेडिंग मैंने पहले भी पढ़ी है और पढ़ाई है आप लोगों को। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ईंधन सेल और संक्षारण। अब यहां पर 2 टॉपिक हैं आपके, एक तो ईंधन सेल है और दूसरा आपका क्या है भाई, संक्षारण। दोनों को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ईंधन सेल की। ये सेल प्राथमिक सेल के समान होते हैं। किसके सेल के, प्राथमिक सेल के। प्राथमिक क्यों, क्योंकि एक बार अगर आपने इनका यूज कर लिया तो इसके बाद ये आपके यूज नहीं हो सकते। जैसे आपका क्या होता है भाई, कोयला होता है। आप कोयला अगर एक बार यूज कर लिए तो कोयला दोबारा यूज नहीं होगा।
दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल आप एक बार यूज कर ले तो दोबारा यूज नहीं होगा। और बहुत सारा एग्जांपल इसका आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, एलपीजी गैस, ये सब जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो आप एक बार यूज कर लेंगे वो दोबारा यूज नहीं हो सकती, वो आपकी क्या होगी, ईंधन होगी मतलब, और उसको आप ईंधन सेल के तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ईंधन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बात करते हैं ईंधन सेल की। किसकी? ईंधन सेल की। ईंधन सेल का मतलब ये सेल प्राथमिक सेल के समान होते हैं। इन सेलों में ईंधन का प्रयोग किए बिना ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और क्योंकि दहन अभिक्रिया भी रिडॉक्स के दहन से मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसने दिया है H2 हाइड्रोजन का दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन गैस, C3H8, ये सब चीज़ें यहीं पर आपको ईंधन सेल के रूप में मिल सकती हैं। और ठीक है, और बहुत सारा यूज इनका होता भी है। पहले जो ट्रेन होती थी वो इसी बेस पर चलती थी, पहले जो ट्रेन होती थी ना वो सारी ईंधन सेल के बेस पर काम करती थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, संक्षारण के बारे में बात करते हैं। संक्षारण ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको ये डेली लाइफ में भी मिल जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं जंग। आपने सुना होगा जंग लगना, सरिये पर जंग लग गई, लोहे की किसी धातु पर जंग लग गई, वो सब चीजें इसी में आती हैं। अब इसका क्या हो सकता है, इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे ही लोहे को वायु या नमी में या फिर बारिश में आप रखोगे तो तुरंत उस पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन का एक दुष्प्रभाव है, ऑक्सीजन के कारण होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगी और ये आपका बिल्कुल भी मतलब खराब नहीं होगा। कहीं कहीं इसका बहुत फायदा भी है। अब इसका बहुत सारा फायदा आपको कहाँ पर मिल सकता है, जैसे ही ऑक्सीजन आप बहुत जगह यूज करोगे तो ऑक्सीजन एक लेयर बना लेती है, लेयर आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। थोड़ा सा इसके बचाव के बारे में देख लेते हैं। आप जंग से कैसे बचा सकते हो लोहे को, आप ये मानो कि जंग से आप कैसे बचा सकते हो लोहे को, कैसे बचाओगे आप लोहे को? नंबर 1 रंग करके, ठीक है। नंबर 2 आप कोटिंग कर दोगे, उसके ऊपर किसी न किसी चीज की परत चढ़ा दोगे, यानी धातु की परत चढ़ा करके, धातु की परत चढ़ा करके। इसका अच्छा एग्जांपल मिलता है आपको, जितने भी आपको हैंडल मिलते हैं ना, हैंडल वगैरह, जैसे बाइक का हैंडल देखा होगा आप लोगों ने, उसके ऊपर एक स्टील की क्या होती है, स्टील की एक परत चढ़ी रहती है, उसको कोटिंग बोलते हैं। धातु की परत चढ़ा करके भी इसको बचाया जा सकता है। और वायु और नमी से बचाकर आप डायरेक्ट उसको छावे में, लोहे को आप, सरिये को आप क्या रखें, अपने घर में रख दें, छावे में रख दें, तो वो डायरेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, जंग से बच जाएगा। तो तीन ही इसके उपाय हैं, अच्छे उपाय हैं। पहला रंग कर दो, दूसरा धातु की परत चढ़ा दो, तीसरा उसको वायु और नमी से बचा कर रखो, तो भी वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये चैप्टर आपका आज पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने, और कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, या फिर मैं एक टेस्ट पेपर इसका बना करके वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारी वेबसाइट पर पूछ लीजिए, कमेंट्स में पूछ लीजिए। और अगर आपको कोई मतलब हेडिंग्स नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप यहाँ पर आकर के उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स में से देख लीजिए, ठीक है। और वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज रहेगी आप क्वेश्चन यहाँ से पूछिए, और वेबसाइट की जो भी है ना टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहीं पर आपके सामने डिस्कस करूँगा। और ये चैप्टर आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको नोट्स चाहिए इस चीज़ के, और कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप यहाँ पर पार्ट 3 में जाकर के, पार्ट 3 था ना ये, पार्ट 3 में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका पूरा का पूरा डाटा देख सकते हैं। मैंने जो आपको पढ़ाया वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को अपलोड कर रखा है, और जो भी आपको मैंने बताया वो सब यहाँ पर बहुत अच्छे से राइट कर रखा है अपने हाथ से। और ये देख लो, आपको मैंने भी बताया धातु पर पेंट करके और किसी अन्य धातु की परत चढ़ा करके, नमी में धातु से बचा करके इसको रख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।